जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जो है आर एस शर्मा का है ना एंशिएंट इंडिया जो हिस्ट्री है, प्राचीन भारत, आर एस शर्मा जी का, उनका हम देखेंगे इसमें। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट मीन्स कि ये एंशिएंट हिस्ट्री का जो है ये निचोड़ है आर एस शर्मा की बुक का। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें जो है बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आपको लगेगा रियल में कि भाई ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका कंटेंट ही बहुत ही अच्छा नोट्स है, तो आप इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट होती है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये सबसे पुराना सभ्यता है। अगर 1826 की बात करें तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता पे जो है सबसे पहले चार्ल्स मेसन का नाम आता है, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रकाश डाला था। नेक्स्ट हो गया, अगर बात करें तो 1853 में जाके जब अलेक्जेंडर कनिंघम जो है हड़प्पा का सर्वे करते हैं। फिर 3 साल के बाद जॉन बर्टन और विलियम बर्टन है ना लाहौर से कराची के बीच में लाइन बिछा रहे होते, रेलवे लाइन, तो उनको अनजाने में क्या हड़प्पा की ईंटें मिलती और उन ईंटों को जो है वो रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में जो है उसको यूज करते हैं। ठीक है, फिर 1856 में ही अलेक्जेंडर कनिंघम क्या करते हैं कि इसने तो पहली बार 1853 में किया था सर्वे, अब दूसरी बार इसने जो है 3 साल के बाद 1856 में जब बर्टन को मिलता है हड़प्पा की ईंट, तब ये फिर अलेक्जेंडर कनिंघम वहाँ जाते हैं और दूसरी बार उसका सर्वे करते हैं। फिर 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी 1861 में। गवर्नर जनरल उस समय बात करें तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है एएसआई का जनक बनाया गया था। ठीक है, इनको जो है एएसआई स्थापना का जनक माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। फिर 1861 में वहाँ पे जब स्थापना हो जाती है तो धीरे धीरे करके वहाँ से काम स्टार्ट होता है और आपका 1921 में जाकर के सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी को उत्खनन करने का जो है अपॉइंट किया जाता है, खुदाई करने के लिए हड़प्पा का। ठीक है, तो वो जो है 1921 में हड़प्पा का खोज करते हैं। ठीक है, तो 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी हड़प्पा की। उसके बाद 1 साल के बाद जो है राखलदास बनर्जी मोहनजोदाड़ो की खुदाई करते हैं और वहाँ पे उन्हें मोहनजोदाड़ो मिलता है। ठीक है, 1922 में। फिर 2 साल के बाद क्या है कि सर जॉन मार्शल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का घोषणा करते हैं। कब? तो 2 साल के बाद कि ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का घोषणा कर देते हैं सर जॉन मार्शल 1924 में। उसके बाद ये जो एक इतिहासकार थे पिगट, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा था। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा किसने? तो पिगट ने। अब हम इसका थोड़ा विस्तार से देखते हैं। ठीक है, विस्तार इसका हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ तक जो है फैला हुआ है वो देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो कि हमने देखा कि विश्व की ये सबसे बड़ी सभ्यता है और इसका अगर बात किया जाए कि कितना दूर तक है तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ये किस किस देश में है? तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। ये इसका शेप कैसा है, आकार कैसा? तो ये त्रिभुजाकार वाली सभ्यता है। ठीक है, और प्लस इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो है ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता है। अब इसका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देख लेते कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। अगर हम बात करें इसके पूरब साइड में तो आपका आलमगीर हिंडन नदी के पास, वहाँ से लेकर के पश्चिम में अगर बात करें तो सुतकांडोगोर जो बलूचिस्तान में है दास्क नदी के पास, ठीक है, यहाँ तक फैली हुई थी। अगर हम बात करें कि इसको उत्तर में अगर बात करते तो मांडा, कश्मीर के मांडा यानी चिनाब नदी के से लेकर के दक्षिण में दाइमाबाद, महाराष्ट्र, दाइमाबाद आपका प्रवरा नदी के पास है, भीमा नदी की सहायक नदी है प्रवरा नदी, तो वहाँ तक जो है ये फैली हुई थी। ठीक है, अब इसके काल की बात करें तो पहली बात तो कि ऐसी चीज़ों का निर्धारण जो है C14 पद्धति से किया जाता है। और देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से बताया जाता है 2600 से, नई एनसीईआरटी 2600 से 1900 BC। ठीक है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी कहती है कि 2350 से 1750 BC। ठीक है, लेकिन सारगोन अभिलेख है, ठीक है, ये कहाँ का है? तो मध्य का अभिलेख है सारगोन अभिलेख के हिसाब से 3250 से लेके 2750 BC। तो ये सब थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। चलिए अब स्थल की बात करते हैं। सबसे पहला आता है हड़प्पा, ठीक है, जिसकी खोज 1921 में किन्होंने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। इसकी स्थिति कहाँ है? तो पंजाब है ना, पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब का है, मोंटेगोमरी जिला वहाँ पर है।
और अभी कहाँ पे, अभी वो जो है पाकिस्तान का साहिवाल जिला में है, रावी नदी के किनारे। इसके उत्खनन करता हमने देख लिया दयाराम शाहनी। यहाँ पे क्या मिला था, R37 कब्रिस्तान मिला था, ठीक है। यहाँ पे R37 कब्रिस्तान मिला था। विदेशों की कब्र की बात की जाए, विदेशी कब्र यहाँ पे मिले थे, ठीक है। तीसरी चीज़ कि यहाँ इक्का गाड़ी मिली थी। चौथी चीज़ कि श्रृंगार पेटिका मिली थी, सजने धजने का सामान मिला था। पांचवा चीज़ है कि यहीं पे आपको हड़प्पा में ही स्वास्तिक मिलता है। छठा चीज़ है कि नदी के पास जो है 12 अन्नागार मिले थे, ठीक है, जो 2 लाइन में थे। उसके साथ ही वहाँ पे जो है चबूतरा मिला था, अनाज साफ करने के लिए जो है एक चबूतरा मिला था। और उसके पास ही जो है श्रमिक लोगों का आवास यानी घर भी मिला था, जो लेबर लोग थे उनका घर भी मिला था, ठीक है। तो कितनी सारी चीज़ें हो गई। आपका हड़प्पा में देखा जाए तो R37 कब्रिस्तान मिला, विदेशी की कब्र भी हड़प्पा में मिल गए, इक्का गाड़ी, सजने धजने का जो पेटिका हो गई, स्वास्तिक का निशान हो गया, 12 अन्नागार हो गया, पास अनाज साफ करने वाला जो चबूतरा है वो मिला, लोग वहाँ जो श्रमिक थे उनके घर भी मिले हड़प्पा में। अब दूसरा मोहनजोदाड़ो, तो ये कहाँ है, तो लड़काना जिला, पाकिस्तान के सिंध में लड़काना जिला है, सिंधु नदी के किनारे है ये, ठीक है। वो रावी है और ये सिंधु नदी के किनारे। इसके उत्खनन करता कौन थे, तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में ढूंढा था, ठीक है, मतलब खुदाई करवाई थी। मोहनजोदाड़ो को शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि मृतकों का टीला। ये मोहनजोदाड़ो कौन सा वर्ड है, तो सिंधी भाषा है। अब यहाँ पे क्या क्या मिला, सबसे बड़ी बात कि यहाँ बहुत बड़ा जो है नहाने का स्नानागार मिला। इसका आकार कितना था, तो 39 × 23 × 8 फीट, ठीक है। इसके अगर नॉर्थ और साउथ में बात करें तो यहीं पे सीढ़ियाँ बनी हुई थी, और उन सीढ़ियों को नहीं, जो स्नानागार था उसमें क्या था, बिटुमिनस से लेप किया गया था। और इसके नॉर्थ एरिया में जो है 6 रूम मिले, जहाँ पे जो है कपड़ा चेंज करने का जो है रूम मिला, ठीक है, 6, ठीक है। किधर, तो नॉर्थ में। फिर क्या रहा, इसके तीनों तरफ जो है बरामदे हैं, ठीक है, तीनों तरफ जो है हॉल है, और हॉल के पीछे कई रूम बने हुए हैं, ठीक है। अगर वाटर सप्लाई की बात करें तो उसके लिए कुआं बना हुआ है, सीढ़ी भी मिला ही। अब पहला तल्ला पे जो है संभवतः पुरोहित रहते होंगे, ऐसा माना जा रहा है कि जो इसका प्रथम फ्लोर है वहाँ पे जो है पुरोहित लोग रहता होगा, पुजारी लोग, ये माना जा रहा है। अभी ये मतलब ये प्रूफ नहीं हो पाया, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है बहुत ही कि जिसमें सच में ऐसा ही हो कि पुरोहित वहाँ रहते होंगे, ये कोई नहीं है। ये भी संभावना की जा रही है कि यहाँ धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता होगा। फिर सर जॉन मॉर्सल ने इसे तत्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। किसको, तो महान स्नानागार को सर जॉन मॉर्सल ने अभी तत्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। उसके साथ ही देखिए यहाँ पे आपको विशाल अन्नागार मिला है, ठीक है, यहाँ पे जो है विशाल अन्नागार मिला है। फिर महाविद्यालय का भी जो है प्रूफ में मिला है, महाविद्यालय यहाँ पे साक्ष्य मिला है। सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला हुआ है। सूती कपड़ा का साक्ष्य की अगर हम बात करें तो एक चांदी का फूलदान था, उसमें लटका हुआ था ये क्या बोलते हैं, सूती कपड़ा सब थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो वहाँ से पता चला कि सूती कपड़ा भी ये लोग जानते थे मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। ये आपका जो है क्लास 6 में आपका दिया हुआ है NCERT का। फिर हाथी का कपाल खंड मिला है, ठीक है। उसके बाद नर्तकी की मूर्ति यानी एक डांसर की जो है मूर्ति मिली है, जो धातु से बनी हुई थी, और ये जो है नग्न थी, इसके हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी थी, ठीक है। और पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, ठीक है, वो क्या ध्यान की अवस्था में है। और वो जो पुरोहित है या राजा है पता नहीं, तो उसकी जो उस टाइप का मिला हुआ है कि वो ध्यान का मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान की अवस्था में है, और वो शाल ओढ़ रखा था जिस पे काशीदारी, ठीक है, काशीदाकारी का कार्य किया गया था, उस पे जो है काशीदारी वर्क किया गया था। और यहाँ से ही आपको मेसोपोटामिया की मोहर मिली है आपको मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। अब तीसरा है लोथल आपका गुजरात में पड़ता है, और ये भोगवा नदी के किनारे। इसके उत्खनन करता कौन है, तो SR राव है, रंगनाथ राव। और ये एक जो है व्यापारिक नगर था, ठीक है, यहाँ बिजनेस होता था। और यहाँ जो है डॉकयार्ड मिला है, डॉकयार्ड यानी बंदरगाह टाइप में, जहाँ पे नाव वगैरह जो है मतलब वहाँ रखा जाता था, ठीक है। तो वो मिला है गोदीवाड़ा। उसके बाद ये सिंधु घाटी का सबसे बड़ी कृति इसे माना जाता है। यहाँ पे देखिए आपको बीड का जो है कारखाना मिला है, मन के बनाने के कारखाने मिले हैं, चावल का साक्ष्य भी मिला, फारस की मुहर मिली जो गोलाकार और बटन नुमा, घोड़ा का जो है मूर्ति सब मिला, खिलौना वाला, चक्की के 2 पार्ट मिले थे,
घर के दरवाजे पर मुख्य मार्ग में खुलते एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का ये नगर था जहाँ पे घरों के दरवाजे जो है मेन रोड पे खुलते थे। ठीक है, बाकी सबका जो है मेन रोड के अपोजिट यानी घर में ही खुलता था, मेन रोड की जरूरत नहीं थी। अब धौलावीरा देखते, धौलावीरा आपका गुजरात में है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो RS बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट, है ना। और ये किस नदी के किनारे है? तो धौलावीरा जो है किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि इसमें बताया गया है कि ये शहर जो है किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। और ये 3 भाग में बटा हुआ था, पूर्व, मध्य और पश्चिम। ठीक है, और यहाँ से आपको जो है 16 जलाशय मिले थे। कौन सा? तो आर्टिफिशियल यानी तालाब वगैरह होगा, तालाब, कुआं, यही सब जलाशय में आता है, पोखर वगैरह। तो ये 16 जो है कृत्रिम जलाशय, आर्टिफिशियल जलाशय मिले। यहाँ स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा में जो है आपको बहुत बड़ा स्टेडियम मिला था। ठीक है, उसके साक्ष्य भी आपको धौलावीरा में मिले थे। लगभग 10,000 लोगों का बैठने का जगह था। ठीक है, ये भी बहुत सबसे बड़ा माना जाता है कि उस समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये स्टेडियम था। ठीक है, सूचना पट मिला है। ठीक है, सूचना पट यानी जहाँ पे नोटिस वगैरह ये हो। ठीक है, उसमें और पॉलिश युक्त था, पॉलिश किया हुआ था सूचना पट। अब 5वां है चंदू दड़ो, ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध के सिंध नदी मतलब सिंध ये है। उत्खनन करता कौन है? तो NG मजूमदार है। और ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा उत्खनन करता था जिसकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी? तो ये आपका NG मजूमदार है, जिन्होंने चंदू दड़ो का खोज किया था। और ये एक जो है औद्योगिक नगरी थी, इंडस्ट्रियल सिटी थी। ठीक है, यहाँ पे जो है कल कारखाने थे, मनके बनाने का कारखाना मिला। इसमें कुत्ता द्वारा बिल्ली का पीछा करने का जो यहाँ पे प्रूफ मिला हुआ है। फिर छठा है आपका सुरकोटदा या सुरकोटदा कहते हैं। ठीक है, तो सुरकोटदा की बात करें तो ये आपका गुजरात में है। यहाँ पे घोड़े की हड्डी मिली है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था ये कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ घोड़े की हड्डी मिली है बस। अच्छा, कुनाल, कुनाल ये 7 नंबर में आपका जो है कुनाल आ गया, ये हरियाणा में है कुनाल। ठीक है, यहाँ पे चांदी का 2 मुकुट मिला है। ये बहुत कम बार होता है, कभी कभी पेपर में पूछ भी लेगा कि कुनाल कहाँ है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक शहर है, वो हरियाणा में मिला है। और वहाँ चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। दायमाबाद महाराष्ट्र में, यहाँ धातु का रथ मिला है। रोजदी ये गुजरात में है और यहाँ हाथी के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ में बात करें, पंजाब का रोपड़, तो उसमें मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं रोपड़ में। कालीबंगा, कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा आपका जो हो गई खोपड़ी है। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे बसी है कालीबंगा। तो इसमें क्या मिला है? तो एक खोपड़ी मिला है जिसमें 6 छेद किए हुए हैं, यानी कि 6 छेद किया हुआ। उस हिसाब से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पे लोग जो है ऑपरेशन करना जानते थे। ठीक है, ऑपरेशन करने की जो मेडिकल ये है उसको जानते थे वहाँ पे। चलिए, अब नगर नियोजन की बात करें तो नगर नियोजन सबसे पहली बात है कि ये जो है नगरीय सभ्यता थी। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी। और ये अपने जो है अलग टाइप का विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। अलग तरीके का प्लानिंग इसका जो बहुत ही खास था, इसलिए वो उसके लिए प्रसिद्ध था। 2 भाग में बटा हुआ था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। क्वेश्चन आता है, पूर्वी भाग में अगर बात करें तो वहाँ पे रहने का जगह होता था। पश्चिमी भाग में क्या होता था? तो ये जो है दुर्गीकृत होता था, ऊंचा टीला पे स्थित होता था। ठीक है, पश्चिमी भाग में जो है वहाँ से देखते थे लोग कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई आ रहा है आक्रमणकारी वगैरह। ठीक है, तो ये सब चीज जो है यहाँ पे दुर्ग बना हुआ था, पश्चिमी भाग में ऊंचे टीले स्थित थे। सड़क की बात करें तो सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। शहर जो है ग्रीक पैटर्न पे बसा हुआ था। घर का दरवाजा हमने देखा था कि मुख्य मार्ग पे नहीं खुलते थे, सिर्फ लोथल में ही है जो मुख्य मार्ग पर खुलते थे, बाकी सब जो है घर के अंदर ही खुलते थे। अब बात करें कि एक घर में कितना रूम था, 3 या 4 रूम होता था। एक रसोई होता था, आंगन होता था। ठीक है, सीढ़ी का उन लोगों को ज्ञान था। कुछ घर में कुआं का भी प्रूफ मिला है। मोहनजोदाड़ो से लगभग देखे तो 700 कुआं मिला है। और इन नगरों में जो है बहुत ही उत्कृष्ट तरीके का कहेंगे कि जल वाटर जो ड्रेनिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जल निकासी सिस्टम होता है, वो था। ठीक है, और क्यों उस हिसाब से क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है नाली को साफ करने के लिए मेन होल बना हुआ था। नाली को ईंटों से ढक दिया जाता था। और जो सामान्यतः इसमें बात की जाए तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ईंट का आकार की बात करें तो 4x2x1 होता था। अब इसकी बात करते हैं राजनीतिक स्थिति। तो यहाँ जानकारी का अभाव है, कुछ पता नहीं कहा जा सकता है कि राजनीतिक स्थिति उसकी कैसी थी। मतलब संभावना लगाया जा रहा है कि शायद पुरोहित वर्ग के पास में शासन रहा होगा। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। ठीक है,
सामाजिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पे जो है मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे और ये समाज जो है 4 भाग में विभाजित था। कौन कौन? पुरोहित वर्ग था, व्यापारी था, किसान था और श्रमिक थे। बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको जो है मातृ देवी का मूर्ति मिला है। ये लोग जो है शांति प्रिय था। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास जो है बहुत कम हथियार मात्रा में मिला, उस हिसाब से ये संभावना लगाया गया कि ये लोग शांति प्रिय लोग रहा होगा। पुरुष और महिला श्रृंगार मिला था, क्योंकि श्रृंगार पेटिका मिली थी हड़प्पा में, याद होगा। ठीक है, ये लोग जो है जवाहरात पहनते थे, उससे पता लगा। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था, क्योंकि यहाँ पे जानवर की भी हड्डी मिली है, तो उस हिसाब से पता लगा कि वे मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी होंगे। शतरंज और मुर्गे की लड़ाई इनका प्रिय खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता में शतरंज और मुर्गे की लड़ाई का इन लोगों को ज्ञान था और इन लोगों का प्रिय खेल था। अंतिम संस्कार की बात की जाए तो 3 तरीके से ये लोग करते थे: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, दाह संस्कार। ये लोग जो है आत्मा, और क्वेश्चन आता है कि आत्मा व पुनर्जन्म में हड़प्पा सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है विश्वास करते थे या नहीं? तो बिल्कुल उनको विश्वास था आत्मा और पुनर्जन्म में। ठीक है, लोथल से बात करें तो 3 और कालीबंगा से एक युग्मित समाधान मिला है। लोथल से एक ऐसा मिला है जहाँ पे 3 लोगों को एक साथ जो है मतलब जलाया गया होगा या दफनाया गया होगा। ठीक है, कालीबंगा में बात करें तो वहाँ पे एक जोड़ा को जो है वहाँ पे अंतिम क्रियाक्रम उसका किया गया था, ऐसा मिला है प्रूफ। अब धार्मिक स्थिति की बात करें तो ये प्रकृति बहुदैववाद में विश्वास करती है, यानी अलग अलग प्रकृति को ही ये लोग पूजा करते थे हर तरीके का। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों देवता का पूजा करते थे। और इसमें जो देवताओं की मूर्ति मिली है, देवता का मूर्ति तो इस काल में मिला है, लेकिन मंदिर नहीं मिला है। ठीक है, यानी मंदिर उस समय नहीं होगा और देवता का जो देवी देवता का मूर्ति से ही ये लोग पूजा करते थे। तो उस हिसाब से बताया जा रहा है कि अंधविश्वासी था। क्यों? क्योंकि जादू, टोना, टोटका ये सब में विश्वास करता था, बलि प्रथा में विश्वास करता था। कालीबंगा से बात कर ले तो वहाँ हवन कुंड मिला था। ठीक है, और ये लोग जो है सिंधु घाटी के सभ्यता वाले लोग वृक्ष पूजा करता था, जल पूजा किया करते थे, लिंग पूजा, योनि पूजा है ना, ये तो उसमें विश्वास करते थे। ठीक है, टोना टोटका का लोग जो है लिंग पूजा, योनि पूजा में विश्वास करते थे। ऐसे तो इन्हें जो है शंकर जी का ही रूप माना जाता है, लेकिन ये लोग जो है उसमें विश्वास करते थे। ध्यान एवं योग का ज्ञान था इन लोगों को, जो मेडिटेशन भी पता था और योग के बारे में भी पता था। मोहनजोदाड़ो में एक मुहर मिली है जिसपे क्या है तो आद्य शिवा का चित्र मिलता है। ये ध्यान रखने वाली चीज है, आद्य शिवा की चित्र कहाँ से मिली है तो आपको मोहनजोदाड़ो से मिली है। सर जॉन मार्शल जो है इसी आद्य शिवा को क्या कहा है उन्होंने तो पशुपति नाथ कहा है। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो यहाँ के लोग जो है खेती बाड़ी करते थे। ठीक है, और कुछ भी जो भी उत्पादन होता था उन्हें क्या करते थे, जो एक्स्ट्रा उत्पादन होता था, जो उत्पादन होता था अपने लिए रखते थे, लेकिन एक्स्ट्रा भी इन लोग का उत्पादन होता था उसको जो है बड़ा बाजार और शहरों में बेच देते थे। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा चीज़ वो लोग उपजाते थे, तो गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी, ये सब जो है इनकी प्रमुख फसलें थी। ठीक है, मेन फसल यही थी, गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी। इसको जो है चावल और बाजरा का इन लोगों को ज्ञान नहीं था। इट्स इम्पॉर्टेंट कि सिंधु घाटी सभ्यता को न चावल जानते थे न बाजरा जानते थे, वो गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। अगर देखा जाए तो रवि की फसलें वो जानते थे ज़्यादा। ठीक है, रवि की फसलें। ठीक है, लोथल से अगर बात करें तो चावल का साक्ष्य मिला है, लोथल से आपका चावल का साक्ष्य मिला, लेकिन रंगपुर से जो है चावल की भूसी मिली है। रंगपुर आपका गुजरात में हो गया। रंगपुर जो है उत्तर हड़प्पा स्थल है। ठीक है, हड़प्पा का जो है उत्तर भाग में है, रंगपुर पड़ रहा है। ठीक है, रंगपुर जो है उत्तर हड़प्पन स्थल है। शोरतुगई मतलब कि अफगानिस्तान में जो है नहरों के साक्ष्य मिले हैं। शोरतुगई यानी कि ऑक्सस रिवर के किनारे, अच्छा, अफगानिस्तान में जो एक ऑक्सस नदी है उसके किनारे नहरों के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से आपको क्या मिला था तो जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, वहाँ पर पशुपालन भी ये लोग करते थे। क्यों? किस किस चीज़ का पशुपालन करते थे? क्योंकि वहाँ गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता एवं बिल्ली इनके प्रिय पशु थे। ठीक है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता और बिल्ली। और ये लोग जो है ऊंट, घोड़ा, हाथी से परिचित नहीं था। इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये लोग जो है ऊंट, घोड़ा और हाथी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। ठीक है, विदेशी व्यापार होता था यहाँ पे। सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस अभिलेख में मेलुहा कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता को, या फिर पूछ ले कि सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा गया तो मेलुहा कहा गया सारगोन अभिलेख में। सारगोन अभिलेख आपका मध्य का है। ठीक है, तो मेलुहा मतलब क्या होता है कि नाविकों का देश। मेलुहा में हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध था। हाजा ये मोर के लिए बोल रहा। मलेशिया में जो है
हाजा, मोर को हाजा कहते हैं, तो ये मेलुहा पक्ष हाजा पक्षी के लिए यानी मोर के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि सारगोन अभिलेख में कपास को सिंडन कहा गया है। सारगोन अभिलेख में कपास को सिंडन कहा गया है। कपास में विश्व में प्रथम खेती जो है कपास की, वर्ल्ड में सबसे पहले जो खेती है भारत में ही हुई। ठीक है, दिलमून ये बहरीन का है, आखन ओमान मध्यस्थ का कार्य करते। मीडिएटर का यहाँ पे काम कौन कर रहा था, तो बहरीन का दिलमून ये जगह का नाम है, ओमान का आखन, ये लोग जो है मध्यस्थ का कार्य करते थे। यहाँ पे जो है मॉनेटरी सिस्टम यानी कि मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि रुपया डॉलर एन तेन ये सब कुछ नहीं चलता था। यहाँ पे किससे काम चलता था, तो यहाँ जो है वस्तु का एक्सचेंज पे चलता था। ठीक है, गुड्स एक्सचेंज पे, यानी वस्तु विनिमय होता था। आपको हमने दे दिया, हमने आपको आप मतलब अगर आपके पास मुझे कुछ जरूरत है तो मैंने आपको दे दिया, और आपको जरूरत है तो आपने मुझसे ले लिया। इस तरीके से एक्सचेंज का काम चलता था। सोने व चांदी का ये लोग यूज करते थे, लोहा से परिचित नहीं थे, ये तो हम जानते हैं। तांबा टीन, कांस्य किससे बनता है, तो तांबा प्लस टीन से जो है आपका ब्रॉन्ज तैयार होता है, कांस्य। ओके, बालाकोट से शंख उद्योग के अवशेष मिले हैं। बालाकोट याद होगा पाकिस्तान का, तो वहां से जो है शंख उद्योग के वहां पे अवशेष मिले हैं। लिपि की बात करें तो इन्हें लिपि का कोई ज्ञान नहीं था, ये भाव चित्रात्मक लिपि थी इनकी। ठीक है, कैसे लिखते थे ये लोग दाएं से बाएं लिखते थे। ओके, तो दाएं से ये बाएं लिखी जाती थी, और इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता था। इस भाव चित्रात्मक लिपि को गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता था। और इसमें अगर बात करें कितने भाव मिलते हैं, तो 375 से 400 भाव मिलते हैं। अभी तक इसको जो है पढ़ा नहीं जा सका। अब मूर्तियां एवं मुहर की बात करें तो 3 तरह की यहाँ मूर्ति मिली थी, धातु की, पत्थर की, मिट्टी की। ये मूर्ति की बात हो रही है, धातु की, पत्थर की भी मिली, मिट्टी की भी, इसी को टेराकोटा कहते हैं, मिट्टी वाली। मोहनजोदाड़ो से हमने देखा कि एक नर्तकी की मूर्ति मिली थी, वो धातु की थी। दाइमाबाद से हमने देखा कि धातु का रथ मिला। मोहनजोदाड़ो से आपको पत्थर का पुरोहित राजा की मूर्ति, पुरोहित राजा था या फिर ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये पुरोहित ही था या पुरोहित राजा ही पुरोहित कहलाता था या पुरोहित ही राजा कहलाता था, जो भी हो, तो इसकी मूर्ति मिली थी। टेराकोटा की बात करें तो मातृ देवी की मूर्ति हमने देखा मिट्टी वाली मिली हुई थी। मुहर, जो भी मुहर होती थी, सील, ठीक है, ज्यादातर जो सील होती थी मुहर, ये आपका जो है सेलखड़ी की बनी हुई है। ठीक है, सेलखड़ी की ये बनी हुई है, और ये चौकोर हुआ करती थी। इट्स इंपॉर्टेंट कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा मुहर जो है कैसा हुआ करती थी, तो चौकोर हुआ करती थी। मुहरों की बात करें तो वस्तु की गुणवत्ता और व्यक्ति की पहचान की घोतक होती है। ये तो हमें पता है कि मुहर जो है वस्तु की गुणवत्ता को बताता है और व्यक्ति की पहचान की घोतक होती थी। ठीक है, मोहरों पे एक सिंग मिला है, एक सिंगी, सबसे ज्यादा ये वाला मिला है, एक सिंगी वाला पशु का। ठीक है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में बड़ी मात्रा में मुहर प्राप्त हुआ था। दूसरा है कि कुबड़ वाला सांड का चित्र मिला था। ठीक है, मुहर पे ही। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण देख लेते हैं कि कौन किसने क्या कहा। पहला है कि गार्डन चाइल्ड और मार्टिमल व्हीलर के अनुसार क्या कहा था कि आर्यों का आक्रमण हुआ होगा। ये गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर बोला था, आर्यों का आक्रमण हुआ होगा। दूसरा है कि एशा राव और सर जॉन मार्शल व मैके के अनुसार क्या था, बाढ़ कहा था कि बाढ़ के कारण जो है ये खत्म हो गया। ये कहा आपका एस.आर. राव ने, सर जॉन मार्शल ने और मैके ने, इन तीनों ने कहा, एस.आर. राव, सर जॉन मार्शल और मैके, ये तीनों ने कहा कि बाढ़ से खत्म हो गया होगा। सर जॉन मार्शल के हिसाब से क्या है, उन्होंने कहा था कि प्रशासनिक शिथिलता हो गई होगी। ठीक है, प्रशासन ही पूरी तरीके से बिगड़ गया होगा पूरा स्थिति, इसलिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये खत्म हो गया, सर जॉन मार्शल ने कहा। वहीं अमलानंद घोष ने क्या कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हो सकता है वहाँ सूखा आ गया हो, बाढ़ आ गया हो या कुछ प्रॉब्लम हो गया हो। ठीक है, सूखा ही ज्यादातर होता है, तो अमलानंद घोष के हिसाब से ये था कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ये खत्म हुआ। यू.आर. कैनेडी ने क्या कहा कि ये प्राकृतिक आपदा रहा होगा। यू.आर. कैनेडी ने कहा कि ये प्राकृतिक आपदा की वजह से हो सकता है। वहीं माधव स्वरूप वत्स ने क्या कहा कि नदियों ने अपना रुख बदल दिया होगा। ठीक है, ये माधव स्वरूप वत्स ने कहा। निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष यही निकला है कि इसके इतना बड़ा सभ्यता खत्म हो जाने का बहुत सारा कारण जिम्मेदार या उत्तरदायी रहे होंगे। अब चलिए देखते हैं पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल कौन है और उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल कौन है। ठीक है, पूर्व में बात करें तो आपका कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा हो गया। ठीक है, उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल की बात करें तो रंगपुर, रोजदी। ओके, वेद हमारे 4 हैं। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है कि 10 मंडल है और 1028 आपके सूक्त हो गए। वहीं ऋचाएँ या मंत्र की बात करें तो 10,580 है, लगभग 10,600 मंत्र है। जो पहला और 10वां मंडल है ना वो बाद में जोड़ा गया। ठीक है,
अब बाकी मंडल पहले से था, दैट मीन्स दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां मंडल ये सब पहले से था, और पहला और 10वां मंडल जो है बाद में जोड़ा गया है। अगर दूसरे से 7वें लेकर मंडल की बात करें तो उसे वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है। ठीक है, दूसरे से लेके 7वें मंडल तक को वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है। तीसरे मंडल की बात की जाए तो उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख आपको मिलेगा, और इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। और ये जो है सविता यानी कि शबऋतु या सबऋतु बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्, तो यही है। तो इनको जो है सूर्य को, ठीक है, सविता यानी सूर्य को समर्पित है। 7वां मंडल में बात की जाए तो दशराग या दशराजन युद्ध का उल्लेख मिलता है। उसमें क्या हुआ था कि भरत कबीला की लड़ाई हुई थी 10 कबीले वालों के साथ। ठीक है, उसके राजा कौन थे? तो राजा थे सुदास, पुरोहित कौन थे? तो वशिष्ठ, और पुरोहित थे विश्वामित्र। ठीक है, ये दो थे, वशिष्ठ भी थे, विश्वामित्र, जिसमें से विश्वामित्र जो है इसका नेतृत्व करता थे। ये आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगी। ठीक है, और इसमें तो आर एस शर्मा में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या है कि युद्ध रावी नदी के जल के लिए पहली बात तो लड़ा गया था। ये जो दशराग युद्ध हुआ था ये रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था। पहले तो यही सब के लिए लड़ा जाता था, दोआब वगैरह के लिए, है ना। तो चलिए 8वां मंडल में अगर बात करें तो घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वरा, कक्षावृत्ति, लोपामुद्रा, ये सब कौन थी? तो ऋषि महिलाएं थी। इन लोगों का नाम आपको मिलता है कहाँ पे? तो 8वें मंडल में। 9वें मंडल में हमें पता है कि सोम को समर्पित है। और सोम कहाँ मिलता था? सोम एक पेय पदार्थ होता था, और ये मुंजवन पर्वत में मिलता था, वहां से मिलता था। ठीक है, वो पेड़ था। चलिए नेक्स्ट है कि 10वां मंडल में अगर बात करें तो पुरुष सूक्त है। इसमें शूद्र शब्द का उल्लेख, चारों वर्ण का उल्लेख आपको मिलता है कहाँ पे? पुरुष सूक्त कहाँ है? तो 10वां मंडल में है, जिसको बाद में ऋग्वेद में जोड़ा गया था। ठीक है, 10वां मंडल में अगर बात किए तो नासदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख भी आपको 10वां मंडल में मिल जाएगा। ऋग्वेद के मंत्र का उच्चारण करने वाले को क्या कहते थे? होत्री। इसका उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद आपका आयुर्वेद है। अब दूसरा वाला देखते हैं, यजुर्वेद, वेद का दूसरा, सेकंड नंबर यजुर्वेद है। इसके दो भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेय संहिता कहा जाता है। इट्स इंपॉर्टेंट कि वाजसनेय संहिता किसको कहा जाता है? तो शुक्ल यजुर्वेद को। ठीक है, और गद और पद, क्वेश्चन आता है कि कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है? तो ये यजुर्वेद है। इसमें क्या है? यज्ञ करने का आपका जो है विधि वगैरह यहाँ पे उल्लेख किया गया है। और इस वेद में शून्य का उल्लेख मिलता है। ये भी क्वेश्चन आता है किस वेद में शून्य का उल्लेख मिलता है? तो आपका जो यजुर्वेद में। मंत्र उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं? तो अधर्वयु कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या कहते थे? ऋग्वेद में होत्री, और आपका यजुर्वेद में अधर्वयु। उपवेद की बात करें तो ये धनुर्वेद है, और उसमें आयुर्वेद था। ऋग्वेद का उपवेद था आयुर्वेद, और इसका है यजुर्वेद का है धनुर्वेद। अब सामवेद देखते हैं। सामवेद ये 3रा नंबर वाला वेद है। संगीत का जो है प्राचीनतम स्रोत सामवेद से लिया गया। ठीक है, इसको जो है सामवेद हुआ। वैदिक मंत्रों को उच्चारण को बताया गया है इसमें, जो उच्च स्वर में, जो वैदिक मंत्र हैं उसमें ना पढ़ा जाता था ना कुछ, इसको उच्च स्वर में बस गाया जाता था, सामवेद। और ये भगवान कृष्ण का जो है प्रिय वेद था। मंत्रों के उच्चारण करने वाला को क्या? उद्गाता कहते थे। ठीक है, उद्गाता कहते थे। और इसका उपवेद कौन सा है? तो गंधर्व वेद। उपवेद याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो है उपवेद है आपका गंधर्व वेद। अथर्ववेद में क्या है? तो अथर्ववेद को महिवेद, भैंसवेद या फिर वैजस्वेद या अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है, अथर्ववेद का। ठीक है, और ये एक भौतिकवादी वेद है। इसमें जादू, टोना, टोटका का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है? अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका मिलता है, और इसे भौतिकवादी वेद भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें चिकित्सा पद्धति हो गया, औषधि होगा, ये सब भी इसी में मिलता है। और इसका जो मंत्र का उच्चारण करते हैं इसी को कहते हैं क्या? ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्म। और उपवेद इसका कौन है? शिल्प वेद है। उपवेद इसका शिल्प वेद है। अब ब्राह्मण साहित्य देख लेते हैं। इसमें यज्ञ करने का क्या रहता है? ब्राह्मण साहित्य में उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में बात करें तो ऋग्वेद में क्या है? ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण, ये ब्राह्मण का है। ठीक है, ये क्या है? ब्राह्मण साहित्य कौन सा है ऋग्वेद का? तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। वही यजुर्वेद की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण, तैत्रीय या तैत्रीय ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ और तैत्रीय ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का। सामवेद का 25, 26 जैमिनीय ये ब्राह्मण है, और ये आपका 26, 25 जैमिनीय। ब्राह्मण का हमने देखा था, ये क्या था? यज्ञ करने का प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी सामवेद में जो है यज्ञ करने का प्रोसेस क्या है? 25, 26 जैमिनीय।
ठीक है, ब्राह्मण मतलब ये हो गया। अथर्ववेद गौपद ब्राह्मण इसका एक ही है, ठीक है। आरण्यक साहित्य, आरण्यक साहित्य यानी कि इसकी रचना जो है जंगल में की जाती थी, इसलिए इसे आरण्यक कहा जाता था। इसकी विषय वस्तु क्या होती थी, रहस्यात्मक होती, क्योंकि जंगल में था तो रहस्य से भरा हुआ होता होगा, ठीक है, और दार्शनिक तत्व इसमें मौजूद हैं बहुत अच्छे से। उपनिषद, उपनिषद क्या है तो 108, उपनिषद कितने हैं तो 108 है, और इसको वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यानी गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठ करके सीखना ही कहते हैं क्या, उपनिषद, ठीक है, बैठना, निष्ठापूर्वक बैठना जो है इसका अर्थ होता है उपनिषद। विषय वस्तु इसकी क्या थी, ये रहस्यात्मक ज्ञान था और दार्शनिक तत्व, ये दोनों सेम ही हो गए, ठीक है, आरण्यक और उपनिषद। चलिए प्रमुख उपनिषद, ये इसकी विषय वस्तु सेम हो गई। और प्रमुख उपनिषद कौन कौन, तो कठोपनिषद, कठ और उपनिषद, ठीक है। इसमें क्या है, यम और नचिकेता का संवाद आपको मिलता है कठोपनिषद में, और इसमें जो है कर्म कांड की आलोचना की गई। बहुत अच्छा स्टोरी है कठोपनिषद, जिसमें यम और नचिकेता का कहानी है। और दूसरी चीज है कि छंदोग्य उपनिषद, ठीक है, इसमें क्या है कि भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख आपको छांदोग्य उपनिषद में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में। श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र तथा अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया, अंगिरस ऋषि का शिष्य और माता देवकी का पुत्र बताया गया। बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत जो है कहाँ मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में जो है आपको बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत है ना, ये आपका यहीं पे मिलता है। अब बृहदारण्यक उपनिषद की बात करें तो ये सबसे लंबा उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। फिर चौथा नंबर पे जवाल उपनिषद, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन आता है चारों आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है, तो जवाल उपनिषद में, जवाल उपनिषद, ठीक है। अब पांचवा है ऐत्रेय उपनिषद, उसमें क्या है तो बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग जो है ये ऐत्रेय उपनिषद में मिलता है, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग ऐत्रेय उपनिषद में। मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया, तो सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। ऐत्रेय उपनिषद से कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग लिया गया है, ठीक है। अब हम चलिए देखते हैं वेदांग। वेदांग क्या है, वेदांग है कि वैदिक साहित्य को समझने के लिए छह इसका संख्या है, इसकी रचना की गई थी कि वैदिक साहित्य को समझने के लिए। उसके लिए क्या किया गया, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प, निरुक्त। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प, निरुक्त। और व्याकरण की बात करें तो पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है कि प्राचीन आख्यान, ठीक है, पुराण मतलब होता है प्राचीन आख्यान। पुराणों की संख्या कितनी, 18 है। पुराणों की रचना किसने की थी, लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने की थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन सा पुराण में क्या दिया है। तो मत्स्य पुराण की बात करें तो ये सबसे पुराना पुराण है, और इसमें शुंग और सातवाहन वंश का जो है सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण में आपको इसकी जानकारी मिलती है, शुंग और सातवाहन मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, विष्णु पुराण में आपका मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वहीं वायु पुराण में बात करें तो ये गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी। और एक है मार्कंडे पुराण, इसमें जो है दुर्गा सप्तशती का मिलता है, ठीक है। मार्कंडे पुराण जो है इसमें दुर्गा सप्तशती मिलती है। सबसे पहले बात करें तो पार्जिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को बताया। किसने बताया था इसका ऐतिहासिक महत्व को, तो कोई पार्जिटर है, उन्होंने बताया था। अब स्मृति साहित्य की बात करें तो मनुस्मृति ये सबसे पुराना स्मृति है, ठीक है। इसमें क्या है, मनुस्मृति में आपको जो है सामाजिक नियम का उसमें उल्लेख दिया हुआ है, समाज में कैसे रहना है ये सब जो है वो दिया, क्या नियम कानून है समाज का रहने के लिए। तो जर्मन दार्शनिक नीत्शे क्या कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट है, जर्मन दार्शनिक नीत्शे क्या कहता है कि बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। ये बात किसने कही है, तो नीत्शे ने, ये जर्मन के थे, ठीक है, जर्मन दार्शनिक थे। शुंग व सातवाहन वंश के समय इसकी रचना हुई थी, ठीक है। शुंग व सातवाहन वंश के समय रचना हुई थी, जिसका उल्लेख आपका कौन सा पुराण में अगर बात की जाए शुंग और सातवाहन वंश का, तो ये सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण में, ठीक है। और उसी के समय जो मनुस्मृति, शुंग और सातवाहन वंश के समय जो है मनुस्मृति की रचना हुई थी। इसके टीकाकार कौन है, मनुस्मृति के रचनाकार कौन है, टीकाकार कौन है, तो भारुचि, कुल्लक भट्ट, मेधातिथि गोविंदराज। भारुचि, कुल्लक भट्ट, मेधातिथि गोविंदराज। अब है याज्ञवल्क्य स्मृति, इसके टीकाकार कौन है, तो विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और आपरार्क, ठीक है। याज्ञवल्क्य स्मृति के विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और आपरार्क। नारद स्मृति की बात की जाए तो इसमें जो है दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है, ठीक है। दासों की मुक्ति का उल्लेख किसमें किया गया, तो नारद स्मृति में। कात्यायन की बात की जाए तो इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। कात्यायन में क्या है कि आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है।
तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, और आगे जो है हम इसको और अच्छे से, और भी इसको चीज़ है, इसको लगभग हम 9 क्लास में जो है इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसको जो मैं लगभग 9 क्लास इसका लूँगी और उसमें ख़त्म हो जाएगा आपका आर.एस. शर्मा का एंशिएंट हिस्ट्री जो है प्राचीन भारत, उसका पूरा निचोड़ आपको मिल जाएगा। आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा, इसलिए इसको अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि सबको, अपने दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन जो भी हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके, ठीक है। आपको एंशिएंट हिस्ट्री जो है आर.एस. शर्मा को काफ़ी लंबा है, उसको पढ़िएगा तो बहुत टाइम लगेगा, और बहुत लोग को वो थोड़ा जो है एक बार पढ़ने से उतना नहीं आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन इसको जब आप इसका निचोड़ पढ़ लीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूपीएससी के लिए भाई इससे ही काम चल जाएगा, ये नहीं है, लेकिन बाकी अदर जितने भी पेपर हैं उसके लिए ये काम एकदम आराम से चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।